मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। ससुर काफ़ी कारखानों के मालिक थे। एक रोज़ वे बेहोश हो गए। तब डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ही महीनों की ज़िंदगी बची है। मेरे ससुर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी दूसरी शादी किसी जवान लड़की से हो जाए। मैंने छोटी बहन से कहा, मेरे ससुर से शादी कर लो, वे तो कुछ ही दिन में मर जाएंगे, फिर तुम मालामाल हो जाओगी। शादी को साल गुजर गया था, पर ससुर की मौत नहीं हुई। ससुर तो उसे कमरे में बंद रखते थे। आज मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई थी। मैंने अपने पति को जगाया और खुशी खुशी तैयार होकर निकली। नाश्ते की टेबल पर जब मैं आई तो वे दो अभी तक अपने कमरे में ही थे। मेरे पति जुबैर भी नाश्ते की टेबल पर आ गए। उन्होंने इशारे से अंकल के बारे में पूछा तो मैंने अपने कंधे झुका दिए। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं आराम करने बैठ गई थी। दोपहर के करीब सारा मेरे पास आई। वे बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उन दोनों के नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर भी अपने ऑफिस चले गए। अब मुझे सारा अपने कमरे में लेकर आ गई और मुझे हीरो और सोने के जेवर दिखाने लगी जो उसे मुंह दिखाई में दिए गए थे। इसके अलावा मेरे ससुर ने बहुत सारी जायदाद भी सारा के नाम कर दी थी। वे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। वे पिछली मोहब्बत को खो देने का अफसोस भी नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी। ये तो पहले अमन के लिए मरी जा रही थी और अब उसके चेहरे पर इतना भी अफसोस नहीं था। तैयार होने के बाद हम अम्मी अब्बू की तरफ आ गए। यहाँ हमने एक अच्छा सा दिन गुजारा और फिर वापस आ गए। ज़िंदगी इसी तरह से बहुत अच्छी चल रही थी। एक चीज़ मुझे हैरत में डाल देती थी, मेरे ससुर कैंसर के मरीज़ थे और उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर था, लेकिन वे दिन पर दिन अच्छे होते जा रहे थे। मैं और सारा हैरान होकर इस बारे में सोचते रहते थे। ये कहीं से भी बीमार नहीं लगते थे, बल्कि ये तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। फिर डॉक्टर की बताई गई बातें भी रफ्ता रफ्ता गुजरने लगी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। सारा को कमरे में बंद रखते थे, उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। मगर सारा परेशान रहने लगी थी। उसने इसी चक्कर में ही तो शादी की थी कि उसके पति जल्दी ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन वह तो दिन पर दिन और अच्छे होते जा रहे थे। ये बात तो मुझसे भी हजम नहीं हो रही थी। मैंने अपने ससुर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी थी, ना ही मेरे पति ने देखी थी। मैंने अपने ससुर से उन रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे टाल दिया। फिर मैंने सारा से कहा कि तुम उनसे ये पूछो, तो सारा के पूछने पर भी उन्होंने उसे टाल दिया था और कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं दिया था। हम दोनों ही सोच रहे थे कि वे हमें इस बात पर क्यों टाल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। इस बात को जानने के लिए हमने इस रिपोर्ट का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने सारा को कहा कि किसी तरीके से उनको डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ और मुकम्मल तौर पर चेकअप करा लो। सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये बात मैं अपने पति के सामने नहीं कर सकती थी, वरना वे मुझ पर ही गुस्सा करने लगते। मुझे उनकी बात अब झूठ लग रही थी। अगर मेरी बहन और मेरी दिमाग की चाल का मेरे पति को पता चल जाता तो मुझे लेने के देने पड़ जाते। इसलिए जो कुछ भी करना था हम दोनों बहनों को ही करना था। सारा एक बार उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर चली गई और उनके तमाम रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट को अगले दिन मिलना था। अगले दिन जब मैं और सारा रिपोर्ट लेने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ से मेरे ससुर रिपोर्ट लेकर जा चुके हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ससुर से पूछा तो वे साफ मुकर गए कि मुझे रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मैं किसी अस्पताल में गया। मैं और सारा अपना समूह लेकर रह गई थी। अब क्या किया जाए। उस दिन कमरे की सफाई करते हुए सारा को एक रिपोर्ट हाथ लग गई। फाइल के ऊपर मेरे ससुर का नाम लिखा हुआ था। उसमें फाइल को तो मेरा नाम आमना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हम दो ही बहनें थी। सारा मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार था। हमारी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। एक दूसरे के बग़ैर हमारे हलक से निवाला नहीं निकलता था। हमारे बाबा हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। खुदा ने हम दोनों बहनों को हुस्न की दौलत से नवाजा था। मैं उस वक्त कॉलेज में
12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी को भी अपनी आंखों के सामने नहीं लाती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ही ऊंचे ख़ानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़े घर की मालकिन बन जाऊं। मेरी ख्वाहिश बेलगाम थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश के लिए मैंने कभी गलत रास्ते पर जाने का नहीं सोचा, बल्कि उसको जिस तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक शहज़ादा आएगा और मुझे शादी करके ले जाएगा। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और सबसे अच्छी हो जाएगी। कॉलेज में ही एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वे बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थी। उसने मेरी खूबसूरती से मुताल्लिक़ होकर मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो कि मैंने थाम लिया था। मैं अक्सर उसके घर में आती जाती रहती थी। एक दिन उसके घर में मेरी उसके कज़िन के साथ मुलाकात हो गई। वह बहुत ही शानदार इंसान था। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए थे। आपकी तारीफ़, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर मेरे कॉलेज वाले दोस्त ने बताया कि ये आमना है और ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। वे जाते जाते एक नज़र मुझ पर डाल गया था। रात को ही उसका मैसेज आ गया। वे मुझे पसंद करने लगा था। वे मेरी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो यही चाहती थी कि कोई अमीर इंसान मेरी खूबसूरती से खुश हो जाए और मुझसे शादी कर ले। बाकी की ज़िंदगी में ऐश और आराम से गुजर जाएगी। मेरी मुराद पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो ऐसे पड़ लगा कर निकल रहे थे। अपनी खुशियों में मगन होकर मैंने रुकैया के रवैये की तरफ नहीं देखा। वह दिन पर दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और वे मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया। फिर एक दिन मैं ग्राउंड में अकेली बैठी थी, तभी रुकैया मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर रुकैया के पास अलग तरफ चली गई। वह आज बहुत सीरियस लग रही थी। उसने कहा कि ये बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें ये बात बताना भी ज़रूरी है। तुमने मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रह चुकी हो। आमना, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मगर फिर तुमने अमन की दोस्ती का हाथ थाम कर अच्छा नहीं किया। मैंने इस बात पर चौंकी और रुकैया की तरफ देखा। अमन ने तो कहा था कि इस बात का किसी को भी नहीं पता है, तो फिर रुकैया को कैसे पता चला? मेरे अंदाज पर मुस्कुरा कर बोली, ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसने पहली दफ़ा मैसेज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह तुम्हें पटा कर रहेगा। मैंने उसकी बात में ना में सर हिला दिया था, लेकिन तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। तुमने तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तुम जानती हो वो मेरा मंगेतर है। चंद महीनों के बाद हमारी शादी होने वाली है, मगर मैं उसकी तरबियत की वजह से उसे पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी एक आम लड़कियों जैसी ही निकली हो, जो किसी भी मर्द की ज़रा सी नज़र डालने पर उसके सामने ही गिर जाती हैं। रुकैया अपनी बात करके चली गई, लेकिन मुझे शर्मिंदगी की इंतहा पानी में डूबता हुआ नज़र आ रहा था। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे कि सारी दुनिया मुझ पर हंस रही हो। घर आने के बाद मैंने जब अमन से इस बात को पूछा तो उसने टालने की कोशिश करी, मगर फिर उसने इस सारी बातों को मान लिया। मैंने उससे बहुत बातें सुनाई, फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद मैंने उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा हादसा था और मैंने इस हादसे से बहुत कुछ सबक हासिल कर लिया था। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। 12th मैंने बहुत अच्छे नंबरों से किया और अब मैं BA कर रही थी। उस वक्त मैं चौथे साल में थी जब हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ हुआ था। तब यहाँ पर एक मेहमान आए थे और वे मुझे देखकर अपना दिल हार गए थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर हासिल कर लिया। रात को ही मुझे मैसेज और कॉल आ गई थी जब उन्होंने अपना परिचय दिया, और एक पल को तो मैं हैरान रह गई थी, मगर मैंने जल्दी ही अपनी शरीयत पर काबू पा लिया। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। वे मुझे पसंद करने लगे थे। इस वक्त मेरे लिए ये तो कुछ नया नहीं था। मैं एक हादसे से गुजर चुकी थी और मेरा दिल उसको भूल नहीं पा
रहा था, इसलिए मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे बार बार मैसेज और कॉल करते रहे। हैरत का झटका तब लगा जब अगले ही दिन वो अपना रिश्ता लेकर घर पर आ गए थे। मेरे घर वालों को तो हाथ पांव फूल गए थे, इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर के बाद शादी की तारीख भी फिक्स कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी। इस घर में सिर्फ मेरे होने वाले पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास मर चुकी थी और मेरी ननंद बाहर रहती थी। इस घर में कोई औरत ही नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद ही उनके ड्राइवर के साथ की थी और हम पूरी शॉपिंग करके आ चुके थे। मेरी माँ मुझे शॉपिंग करा देती थी और मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रही थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि जिस ज़िंदगी के बारे में मैंने सोचा था, मैंने ख्वाहिश की थी, वे सब कुछ मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे कब्ज़े में थी। जब भी सारा मेरे घर पर आती तो हर चीज़ को बहुत गौर से देखती थी और कहती थी कि अपी आप कितनी खुशकिस्मत हो, और मैं उस बात पर मुस्कुरा देती थी। सारा के लिए भी मैं ऐसे ही किसी इंसान से शादी करवाना चाहती थी, मगर वे पागल हमारे मामू के बेटे जैन को पसंद करती थी। वे दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। जैन के पास मामूली सी जॉब थी। मैं सारा से कहती थी कि जैन तुम्हें क्या दे सकता है, वह तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता, तुम उसको छोड़ दो। मगर वह हर बार मेरी बात को टाल देती थी, मना कर देती थी और कहती थी कि मेरे लिए मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा तो मेरे लिए मामूली सी चीज़ है। अक्सर मेरे ससुर का सामना सारे से होता रहता था। वह उस पर एक भरपूर निगाह डालते थे और फिर अपनी नज़रों को बदल देते थे। इस बात को सारा ने नोट किया था और जब उसने मुझे इस बात का जिक्र किया तो मैंने हंस कर टाल दिया। मेरे ससुर एक अच्छे खासे उम्र के थे, लेकिन वे अपना बहुत ख्याल रखते थे। जिम भी जाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे और खाना टाइम पर भी खाते थे। वे मेरे पति से सिर्फ 2-3 साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले थे और अब मेरे वजूद में खुशी की कोमल फूटी थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्हीं दिनों हमारे घर की खुशियों में आग लग गई थी जब मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे ससुर को कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर चल रहा है। ये सुनकर मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुखी थे और अपने अब्बू की वजह से वह भी रो रहे थे। ससुर भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे, मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा, मगर अब क्या होगा। मेरे ससुर साहब तो खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और उन्होंने ये कहा कि उनके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर के देश में इलाज करा लेते हैं, मगर उन्होंने मेरे ससुर ने एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी होगी तो उन्हें कहीं पर भी शिफा मिल सकती है, उनका इलाज हो जाएगा। उन्होंने मेरे सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया। वे चाहते थे कि 1 साल किसी जवान लड़की के साथ शादी करके गुजारे। वे उसे बहुत सारी दौलत देंगे और जायदाद भी उसके नाम कर देंगे। ये सुनकर मेरा लालच बाहर आ गया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सारा को अपने ससुर के साथ शादी कराकर ज़रूर राज़ी कर लूँगी। 1 साल की तो बात है, 1 साल के बाद उनके पास इतनी दौलत और जायदाद जमा हो जाएगी कि वे जिसके साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी, जिसके साथ चाहे उसी के साथ शादी कर सकेगी। ये बात जो मैंने सारा से कही तो वह तो मेरी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई और मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह सिर्फ जैन के साथ ही शादी करना चाहती थी और वह जैन से ही मोहब्बत करती थी। मैंने उसे समझाने की हर कोशिश करी और फिर आखिरकार वे मेरी बात मान गई। फिर मैंने अम्मी अब्बू से बात करी, उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मनाया और अपने पति को ये बात बताई कि मैं अपने ससुर की शादी सारा से कराना चाहती हूँ। उन्होंने इस बात पर किसी बात का कोई एतराज़ नहीं किया। वे बस अपने बाप को खुश देखना चाहते थे। सारा रुखसत होकर घर में आ गई और दिन पूरी तेज़ी से गुजर रहे थे और टाइम भी चल रहा था और सारा परेशान थी कि ये क्या हो गया है। हम तो उंगलियों पर गिन गिन कर दिन गुजार रहे थे और मेरे ससुर हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक से थे और पहले से ज़्यादा अच्छे खासे लग रहे थे। वे जब घर में होते तो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में सारा के साथ गुजारते और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाते फिरते थे। उन्हें अपने पोते के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो सारा बुझी बुझी रहती थी, मगर अब उसे ऐसा लगता था कि वे ज़िंदगी की तरह
तरफ वापस लौट रही है। मगर हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर क्या वजह है, मेरे ससुर कहीं से भी बीमार नहीं लगते हैं। जब मैंने सारा से कहा था कि वे उनकी रिपोर्ट को ढूंढ ले और रिपोर्ट को देखे और उसमें क्या लिखा है वे चेक करे, उस दिन सारा के हाथ में एक रिपोर्ट हाथ लग गई थी। अचानक मेरे ससुर ऊपर से आ गए और उन्होंने वे रिपोर्ट छीन ली और उसे लॉकर में रख दिया। उन्होंने प्यार से सारा को बहला दिया था और कहने पर भी वे डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। पहले उन्हें मेरे पति भी उन्हें इस बात के लिए कहते थे, मगर अब तो उन्होंने भी अपने पापा को ये सब कुछ कहना बंद कर दिया था। एक बार जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मेरे पति अब बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगे थे। वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने अब्बू के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वे कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। जब मेरे कमरे में अचानक होने पर वे खामोश हो गए। इस सूरत को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर कोई न कोई बात चल रही थी। मगर मैं सोच में पड़ गई कि मैं मेरे पति को अपने बाप से किस बात पर मसला है। वे तो अपने बाप को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनका कहा तो उनके लिए आखिरी लकीर थी। वे अपने अब्बू की कोई बात नहीं टालते थे, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। उन्हें क्या हो गया था, वे क्यों अपने पापा से ऐसे तरीके से बात करते थे। कई बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन आज जब मैं कमरे में आकर उनकी सारी बातें सुन ली तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया, तुम जानती हो अब्बू की बीमारी के बारे में, और तुम सोचती भी होंगी कि डॉक्टर ने उन्हें 1 साल तक का समय दिया था। मगर अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सारा खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वे मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और मुझे अस्पताल लेकर चली गई। मेरे पैरों तले ज़मीन तब निकल गई जब डॉक्टर ने बताया कि सारा माँ बनने वाली है। इस खबर को सुनकर सारा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैं हैरान हो गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उनके चेहरे की बदलती रंगत को देखकर मैं डर गई। उनके चेहरे पर तनाव आ गया था और ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने कुछ भी कहने और सुनने का इरादा बदल लिया था और लाइट बंद करके सोने के लिए चली गई। अगले दिन सब नाश्ता करने के लिए आए थे। ससुर साहब आज बहुत ज़्यादा चहक रहे थे। वे खुशी खुशी अपने ऑफिस चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बातों का मतलब समझने में गुजार दिया। आखिर वे क्या कहने वाले थे और मुझे कुछ बताने वाले थे। फिर ऊपर से सारा आ गई थी तो उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। वापस आने के बाद भी मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि आज फिर नाश्ता किए बिना चले गए थे। मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं सारा के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी कि इससे पहले मेरे ससुर को कुछ हो गया तो वह अकेले बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी और माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। वे सारा की शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल से मनाया था और उनके सामने मैं जवाब देने के लायक नहीं रही थी। और मुझे सारा बिल्कुल भी परेशान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश लगती थी। मगर क्यों, ये कैसे बदलाव आया, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले से तो वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज जब मैंने सारा से उसकी खुशी के बारे में पूछा तो टाल गई। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। मुझे सारा, ससुर, अपने पति, तीनों का रवैया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं उनके बदले हुए अंदाज से परेशान थी और मैं सोच सोच कर पागल होने को तैयार थी, लेकिन कोई भी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार न था। आखिर चल क्या रहा था जो मेरी नज़र से बचा हुआ था? कुछ ऐसा जो मैं नहीं समझ पा रही थी, जो मेरे सामने था लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं उस रात से पर्दा उठाने के लिए बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और भी ज़्यादा हैरत में डाल गए जब मेरे पति ने कहा कि अब हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल लग गया था और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मगर हैरत का झटका तो मुझे जब लगा जब मुझे पता चला कि सारा और मेरे ससुर साहब इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम उनसे अलग ही रहे हैं। मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार न था। हैरत तो मुझे सारा को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ससुर और पति की आपस में क्या बात हुई। फिर कोई दिनों के बाद हम वहाँ से रुखसत हो गए।
मेरा नया घर पहले घर से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों की महल जैसा था। मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। हमें यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, ना हम सारा से मिलने गए थे और ना ही वे लोग यहाँ पर आए थे। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आइंदा उनसे इस बारे में कोई बात ना करूँ। मैं खुद ही सारे दिन सोचती रहती थी। आज मेरे पति का मूड थोड़ा सही था। मैंने उनसे कहा कि उस दिन आप क्या कह रहे थे। मुझे सारा के साथ अचानक से अस्पताल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वे खामोश हो गए और कहने लगे कि तुम्हें ये बात मैंने बताना तो नहीं था। आखिर कब तक मैं तुमसे ये बात छुपा लूँगा। मेरी अम्मी का इंतकाल आज से 6 साल पहले हुआ था। मुझे अपनी तन्हाई का एहसास होता था, लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मैं उन्हें दूसरी शादी का मशवरा नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए अब इस उम्र में शादी कर लिया। फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। जब मुझे पता चला कि मेरे अब्बू की आखिरी स्टेज कैंसर है तो मैं बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। मेरे पास एक आखिरी रिश्ता अब्बू का ही था। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब उन्होंने किसी जवान लड़की के साथ शादी करने का इजहार किया। मैं उन्हें इस बात पर यह सोचकर खामोश हो गया कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी साल है। लेकिन जब 1 साल गुजर गया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि बिल्कुल ठीक हूँ। ये खबर मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। जब मुझसे इस बारे में बात की तो पहले तो मुझे डांटते रहे और फिर बाद में मान गए। वे सारे से मोहब्बत करने लगे थे, उसके साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारा गेम खेला था। मेरा मुँह खुला का खुला रह गया, इसलिए नाराज़ हूँ उनसे और उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने अपने पति से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी किया, मगर आपने जो किया वे गलत किया है। निकाह करने का हक इस्लाम ने उन्हें दिया है। उम्र चाहे कुछ भी हो, करने से तो और गुनाह के रास्ते से जीने से बच गए। उन्होंने जो किया है इस्लाम के मुताबिक किया है। आप अपना जहर उनकी तरफ से साफ़ कर दो और उनके साथ वैसे ही पेश आओ जैसे पहले पेश आते थे। मेरी बात सुनकर वे खामोश हो गए थे। फिर कहने लगे कि तुम सही कह रही हो। अगर वे बड़ी उम्र की किसी औरत के साथ शादी कर लेते तो मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन सारा तो कल की बच्ची है। उसने तुम्हारे अब्बू का कोई कसूर नहीं है। उसने मेरे साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी और ना ही सारा के साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है। उसने शादी के लिए हाँ करा था। इस बारे में परेशान मत हो। मैंने अपने पति को ये बात नहीं बता पाई कि ये सब कुछ मैंने लालच की वजह से हुआ है। सच कहते हैं कि लालची इंसान हर जगह मार खाता है। अगले दिन हम उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर गए तो वे हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मैं सारा के पास गई तो वे हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं सारा के पास गई। उससे पूछा कि तुम अभी शादी के लिए पूरे दिल से मान चुकी हो या नहीं। उसने कहा कि मैं इस रिश्ते को पूरे अच्छी तरीके से मान चुकी हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत ही नहीं है। उन्होंने शादी की पहली रात में मुझे सब कुछ बता दिया था कि उन्हें कोई कैंसर की बीमारी नहीं है और मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा दिल जीत कर रहूँगा और उन्होंने मेरा दिल जीतने के लिए हर कोशिश की है। उम्र का क्या है, मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती है। मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनसे। धन्यवाद दोस्तों।